हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं। और चूंकि ये क्लास एनटीपीसी ग्रुप डी और दिसंबर में होने वाले सिपाही भर्ती के लिए समर्पित है, उसी के ओरिएंटेड है, तो हम संक्षेप में महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये हो जाएगा कि हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या होता है, निहारिका यानी गैलेक्सी क्या होती है, और तारागृहीय तंत्र क्या होता है। देखिए, ब्रह्मांड एक ही होता है, गैलेक्सी कई होती हैं, लाखों में है, और तारागृहीय तंत्र करोड़ों में। फिर इसके बाद इसी में आप एक चीज पढ़ेंगे, आकाशगंगा, मिल्की वे बोलते हैं इसे। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे ग्रह, प्लैनेट, और फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे उपग्रह, कहीं कहीं इसे चंद्रमा भी कहा जाता है। तो इतनी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या चीज है? अनंत आकाश में पृथ्वी को मिलाकर, यानी पृथ्वी को भी उसमें मिला लीजिए, और अनंत आकाश तक जहां तक आपको दिखाई देता है वो सब क्या है? ब्रह्मांड। वो सब ब्रह्मांड है। अनंत आकाश तक जो भी आपको दिखाई देता है स्पेस में, सब ब्रह्मांड है। और हमारा ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है, और इस एक चीज का नाम है ब्रह्मांडीय पिंड। और ब्रह्मांडीय पिंडें कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक होती है प्रकाशमान, इसे इंग्लिश में लुमिनस बोलते हैं, प्रकाशमान, और दूसरी होती है अप्रकाशमान, नॉन लुमिनस बोलते हैं। तो प्रकाशमान किसे कहा जाता है? प्रकाशमान उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें अपना प्रकाश होता है, किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकती हैं। और अप्रकाशमान का मतलब होता है ऐसे पिंड जिनके अंदर अपना प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में प्रकाशमान पदार्थ केवल एक ही है, तत्व केवल एक ही है, जिसका नाम है स्टार। आप इसे क्या कह सकते हैं? तारा। जैसे हमारा सूर्य, तो हमारा सूर्य एक क्या है? तारा। और तारों में अपना प्रकाश होता है। अब ब्रह्मांड में जितनी चीजें आपको दिखाई देती हैं, सूर्य को, स्टार को, तारों को हटा दीजिए तो बाकी जितनी चीजें हैं सब अप्रकाशमान हैं। चाहे वो कोई ग्रह हो, चाहे कोई उपग्रह हो, या कोई क्षुद्र ग्रहिका हो, या धूमकेतु हो, या उल्का पिंड हो, ये सब अप्रकाशमान होते हैं। इनके अंदर अपना प्रकाश नहीं होता है, ये किसी न किसी तारे के प्रकाश से चमकते हैं। केवल तारा ही ऐसा पदार्थ है जिनमें अपना प्रकाश होता है। अब तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आइए उसे जान लेते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ठीक। अब देखिए, तारों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है? दो, विखंडन और संलयन। विखंडन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक बड़ा नाभिक, न्यूक्लियर, दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसे क्या कहा जाता है? विखंडन। संलयन का मतलब होता है जब दो छोटे नाभिक आपस में मिलकर किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संलयन। यहां टूटना होता है और यहां जुड़ना होता है। अब देखिए, विखंडन का एक उदाहरण है, जैसे यूरेनियम के टूटने पे क्या बनता है? बेरियम बनता है। संलयन का उदाहरण है, हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? हीलियम का। जो हमारा तारा है सूर्य,
उसमें ऊर्जा किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? संलयन। सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको बताना है प्रमुख स्रोत है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ना होता तो हीलियम ना बनता, और जब हीलियम ही नहीं बनेगा तो सूर्य में प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारे सूर्य में ऊर्जा किस चीज से प्राप्त होती है? हाइड्रोजन से। किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? संलयन द्वारा प्राप्त होती है। तो ये नाभिकीय अभिक्रिया थी। अब इसके बाद आपको गैलेक्सी की एक पिक्चर दिखाते हैं। आइए अब आपको गैलेक्सी की एक पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए, ये गैलेक्सी है, और गैलेक्सी ऐसी लाखों गैलेक्सियां हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। ये देखिए गैलेक्सी है, और ये गैलेक्सी का शेप है। इसमें कई भुजाएं बनी हुई हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। जब आपको आकाश गंगा वगैरह पढ़ाएंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, तारागृही तंत्र। ये देखिए गैलेक्सी है, ये उसकी भुजाएं हैं, कई भुजाएं हैं। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिस निहारिका में रहते हैं, वो कुछ इसी तरीके से है। अनुमान है उसका कुछ इसी तरीके से, जैसे सांप लेटा रहता है, सर्पीलाकार बोलते हैं, तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए सौरमंडल है। सौरमंडल में आप देखिए यहां पे आपको सूर्य दिखाई देगा, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सबसे आखिरी में कौन सा ग्रह है? वरुण। कुल कितने हैं? 8। अभी आपको एक एक करके सब। सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक, फिर उसके बाद मंगल। ये देखिए ये 4 अलग आते हैं, यहां से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन चारों को अलग श्रेणी में रखा जाता है, यहां से अलग श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पे अगर आप साइज के हिसाब से देखेंगे, आकार के हिसाब से, सबसे छोटा कौन सा दिखाई देगा? बुध, जो कि सूर्य के सबसे करीब है। नॉर्मली एट अ ग्लेंस अगर आप देखें तो आकार में सबसे बड़ा कौन दिखाई देगा? बृहस्पति। दूसरा आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। तीसरा आकार में अरुण। चौथा आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? वरुण। आकार में पृथ्वी का नंबर कौन सा आता है? 5वां। तो हमें यहां पे कई चीजें पढ़नी है, जैसे आकार में, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, फिर हमें पढ़ना है घनत्व के आधार पे 3 चीजें। घनत्व देखना है, आकार देखना है, क्रम देखना है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो आइए अब एक नजर यहां देख लीजिए। ये द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रहिकाएं हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अब इन सब पे एक एक करके चर्चा होगी। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक की ओर। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, इसी को हम क्या मान लेते हैं? इस बोर्ड को, इस बोर्ड को मान लें ब्रह्मांड। तो बोर्ड कितने हैं? 1। ब्रह्मांड कितना है? 1। इस बोर्ड में कई आपको क्या मिलेंगी? निहारिकाएं। अभी आपको निहारिका का मतलब गैलेक्सी, अभी आपको गैलेक्सी दिखाए थे, निहारिकाएं। तो निहारिकाओं की संख्या लाखों में है, करोड़ों में है। कहीं यहां पे आपको एक निहारिका मिल जाएगी, कहीं यहां पे आपको एक निहारिका मिल जाएगी, कहीं यहां पे आपको एक निहारिका मिल जाएगी। तो ये निहारिकाएं हैं, ये सब उनकी भुजाएं हैं। तो आपको एक चीज तो क्लियर कर लेना चाहिए कि निहारिकाएं कहां पाई जाती हैं? ब्रह्मांड। निहारिकाएं ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। और इन निहारिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, अब आपको वो जानना है। तो निहारिका में तारागृहीय तंत्र पाए जाते हैं। एक निहारिका में कई तारागृहीय तंत्र होते हैं। अब ये तारागृहीय तंत्र क्या है? सोलर प्लेनेटरी सिस्टम क्या है? आइए इसके बारे में यहीं पे देखते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक निहारिका है, ठीक है, और ये निहारिका की भुजाएं हैं।
एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ठीक है। तो किसी न किसी निहारिका में हम लोग रहते हैं। हम लोग किस में रहते हैं? हम लोग रहते हैं पृथ्वी। और पृथ्वी कहां पे है? सौर मंडल में। सौर मंडल का मतलब क्या है? सौर मंडल का मतलब होता है तारागृहीय तंत्र। तारागृहीय तंत्र। तो जैसे मान लीजिए ये तारागृहीय तंत्र क्या है? एक लड़का है। और सौर मंडल क्या है? इसका नाम मान लीजिए राजू। तो तारागृहीय तंत्र एक जातिवाचक शब्द है और सौर मंडल एक व्यक्तिवाचक शब्द है। जैसे नदी, गंगा नदी, तो नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। गंगा नदी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो हमारी निहारिकाओं में कई तारागृहीय तंत्र पाए जाते हैं। अब मान लीजिए ये एक तारागृहीय तंत्र है, ठीक है। अब तारागृहीय तंत्र किसे कहते हैं? तारागृहीय तंत्र में एक चीज का होना निश्चित है और वो क्या है? तारा। किसी भी तारागृहीय तंत्र में तारे का होना निश्चित है। और तारा कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? केंद्र में। केंद्र में क्या चीज होनी चाहिए तारागृहीय तंत्र के? तारा। एक तारा हो कि 10 तारा हो कि 100 तारा हो, मायने नहीं रखता। कम से कम कितना तारा होना चाहिए? एक। और वो केंद्र में होना चाहिए। और उसका चक्कर कौन लगा रहा हो? उसका चक्कर लगाते हो ग्रह। जो पिंड तारे का चक्कर लगाता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रह। और जो पिंड ग्रह का चक्कर लगाता है उसे क्या कहा जाता है? उपग्रह, या साधारण भाषा में कभी कभी इसे चंद्रमा भी कहते हैं। तो उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? ग्रहों का। ग्रह किसका चक्कर लगाता है? तारों का। ऐसी व्यवस्था ब्रह्मांड में निहारिका में जहां पाई जाती, हर निहारिका में यह व्यवस्था है। अरबों खरबों तारागृहीय तंत्र है। जिस निहारिका में यह व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है तारागृहीय तंत्र। हम लोग जिस तारागृहीय तंत्र में रहते हैं उसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में किस नाम से पुकारते हैं? सौरमंडल। तो यह हो गया आपका तारागृहीय तंत्र। हमारा सौरमंडल क्या है? एक तारागृहीय तंत्र है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा सौरमंडल जिस निहारिका, ये निहारिका कैसी है? इसका आकार कैसा है? सर्पिला आकार। सर्पिला आकार, जैसे सांप लौट के बैठा रहता है बिल्कुल वैसे है। उसकी भी कई भुजाएं हो जाती हैं। तो जिस निहारिका की भुजा में हम लोग रहते हैं, जिस भुजा में रहते हैं, उस निहारिका की भुजा को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा, मिल्की वे। निहारिका की जिस भुजा में हमारा सौरमंडल है उस भुजा को किस नाम से जाना जाता है? मिल्की वे, आकाश गंगा। हम लोग जिस तारागृहीय तंत्र में रहते हैं उसे साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? सौरमंडल। अभी मनुष्य अपने ही सौरमंडल से बाहर नहीं निकल पाया। अभी मानव को मंगल पर भेजना, एक मिशन जाएगा, मानव मिशन, जो मंगल तक जाएगा, बृहस्पति तक जाएगा, फिर अरुण वरुण तक जाएगा। तो जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो हो सकता है दूसरा आपको दूसरी भुजा मिल जाए, दूसरा तारागृहीय तंत्र मिल जाए। पहले आपको कई तारागृहीय तंत्रों से निकलना है, तब आप उस भुजा से बाहर निकलेंगे। फिर दूसरी भुजा आएगी, तीसरी भुजा आएगी। अभी ये व्यवस्था नहीं है। फिर आप सारी भुजाओं से जब निकलेंगे तो दूसरी निहारिका में प्रवेश करेंगे। यानी ये सब तब संभव है। ब्रिटेन के बहुत बड़े भौतिकविद हैं, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, उनका कहना है ये सब तभी संभव हो पाएगा जब मनुष्य के पास मन की गति हो जाएगी, अन्यथा ये संभव नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी जो आपको बताए हैं। अब आते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल का पिक्चर अभी हमने आपको दिखाया। अब इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं।
ये देखिए, ये मान लीजिए क्या है, सूर्य। ठीक, ये सूर्य है। अब हम ग्रहों को बनाते हैं। ये क्या है, बुध। ये क्या है, शुक्र। ये क्या है, पृथ्वी। ठीक, फिर मंगल, फिर आपको क्या मिलेगी, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो हम लोग जिस तारागृही तंत्र में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, सौर मंडल। सौर मंडल बोलते हैं। और हमारे सौर मंडल की व्यवस्था क्या है, तारे कितने हैं, तो हमारे सौर मंडल में एक तारा एवं 8 ग्रह। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए यहां पे सूर्य के सबसे करीब कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहां पे देखिए ये शुरू के जो ग्रह है 4 मंगल तक, इन ग्रहों को क्या कहा जाता है, आंतरिक चक्र के ग्रह। आंतरिक चक्र के ग्रह, प्लेनेट ऑफ इंटरनल सर्कल। अब देखिए बृहस्पति से लेके बाकी के 4 जो हैं इसे कहा जाता है बाह्य चक्र के ग्रह, आउटर, द प्लेनेट ऑफ आउटर सर्कल। इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है, कभी कभी पार्थिव ग्रह। पार्थिव का मतलब क्या होता है, पृथ्वी जैसे ठोस तत्वों से बनी, ठोस तत्वों से बनी। तो ठोस तत्वों से बने कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी इनमें गैसों की मात्रा कम, ठोस पदार्थ ज्यादा है। इन्हें देखिए कभी कभी क्या कहा जाता है, बृहस्पति से लेके वरुण तक गैसीय ग्रह, क्योंकि इन पे गैसों की मात्रा ज्यादा है। ये पार्थिव ग्रह है, ये बाह्य चक्र के ग्रह है, गैसीय ग्रह। कभी कभी पूछा जाता है कि पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, बाह्य चक्र के ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है। कभी कभी अलग अलग भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है 4 विकल्प देके कि निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है, कौन सा ग्रह आंतरिक चक्र का ग्रह नहीं है। वो जब प्रैक्टिस सेट चलेगा तो आपके समझ में आएगा। यहां भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है, कौन सा ग्रह गैसीय ग्रहों की श्रेणी में आता है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सौर मंडल में क्या है, एक तारा, और इस तारे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सूर्य। ये 8 ग्रह है। अब इन ग्रहों के बारे में विशेषताएं जाननी है। अगर आप देखें यहां पे तो सूर्य से सबसे करीब ग्रह कौन सा है, बुध। फिर दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। अब यहां देखने वाली बात यह है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है, जिसका ताप बहुत ज्यादा है। एक तो ताप पूछता है, एक तापांतर पूछता है। ठीक, आइए कुछ शब्दों के बारे में यहां जान लेते हैं। एक शब्द होता है तापांतर। इसका मतलब क्या होता है, ताप में अंतर। और एक शब्द होता है सर्वाधिक तापमान। तो यहां सर्वाधिक तापमान है, यहां तापांतर है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए तापांतर का मतलब क्या हो गया, जैसे अखबारों में आप सुनते होंगे कि आज के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा और मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान। जैसे मान लीजिए आज का तापमान मैक्सिमम कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और मिनिमम न्यूनतम कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम यहां पे सर्वाधिक हो जाएगा कितना, 44। लेकिन जब पूछे तापांतर तो दोनों में तापमान में अंतर कितने डिग्री सेल्सियस का है, 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 14 डिग्री सेल्सियस निकल के आया, इसी को क्या कहा जाता है, तापांतर कहा जाता है। अब इसी में 2 शब्द और देख लेते हैं। एक है
परिभ्रमण, परिक्रमण। आइए देखते हैं परिक्रमण, परिभ्रमण। एक शब्द है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। अब देखिए यहां परिक्रमण लिखा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए परिक्रमा। ये हो गया परिक्रमा। मंदिर में आप देवता की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी को केंद्र मानकर उसका चक्कर लगाना, उसी को परिक्रमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य केंद्र में है। अब मान लीजिए बुध, ठीक, ये बुध ग्रह इसका एक चक्कर लगाएगा, तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को जितना समय लगेगा वो उसकी परिक्रमण अवधि कहलाएगी। यानी परिक्रमण का मतलब क्या होता है? किसी ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। बुध यहां कितना समय लेता है? 88। वो इसलिए क्योंकि ये सूर्य के बहुत करीब है। अब मान लीजिए यहां पे दिया है शुक्र, तो शुक्र की दूरी सूर्य से ज्यादा है और ये चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेगा, बुध से ज्यादा लेगा। मान लीजिए कितना लिया? 224 दिन। अब इसके बाद आता है पृथ्वी, तो पृथ्वी सूर्य से, बुध और शुक्र से ज्यादा दूरी पे है। इसका मतलब इसे चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा। लगभग कितना लग जाएगा? 365 दिन। तो इसे कहते हैं परिक्रमण। अब परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण का मतलब होता है कि कोई ग्रह अपना चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। अपना का मतलब होता है ऐसे एक चक्कर लगाना, अपना एक चक्कर लगाना। सभी ग्रहों का अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, लेकिन अपना एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लग जाता है? 24 घंटा। तो किसी ग्रह द्वारा अपना चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो उसकी परिभ्रमण अवधि होती है। किसी ग्रह द्वारा सूर्य को केंद्र मानकर चक्कर लगाना और जितना समय लगता है उसे कहते हैं उसकी परिक्रमण अवधि। ठीक है, आइए फिर अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आइए सबसे पहले हम बुध की विशेषता जानते हैं, जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सभी ग्रहों में सूर्य के सबसे ज्यादा करीब कौन सा ग्रह है? सर्वाधिक करीब ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब यहां पे देखिए सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है? यह लगभग 610 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक तापमान की बात नहीं हो रही, सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है? तो बुध पे। उसका कारण क्या है? नंबर 1, यहां पे क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं। तो वायुमंडल ना होने की वजह से ये देखिए ये सूर्य है, सूर्य के सामने का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म, और सूर्य के पीछे का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? ठंडा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे वायुमंडल नहीं। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है? बुध। अब आइए शुक्र पे चलते हैं। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है कि पूछता है कि सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जिसका तापमान सबसे ज्यादा है? कितना तापमान है यहां? 460 सेल्सियस। याद रखिएगा तापांतर बुध का, सर्वाधिक तापमान शुक्र का, सबसे ज्यादा तापमान शुक्र का। सूर्य के सबसे करीब बुध है, लेकिन तापमान किसका सबसे ज्यादा है? शुक्र का। वो किस कारण से? उसका मूल कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का मतलब होता है जिसमें गर्म गैसों की संख्या ज्यादा हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, ग्रीन गैस है, और वो शुक्र पर पृथ्वी से 400% अधिक पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से 400% अधिक है। पृथ्वी पे कितना है? 0.03%। पृथ्वी के वायुमंडल में
0.03% है, और शुक्र पे ये गैस इसकी अपेक्षा 400% अधिक है। इसी कारण एक घटना होती है जो अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, उसका नाम है एल्बिडो। सूर्य से आने वाले प्रकाश को ग्रीन गैसें अपने में फंसा लेती हैं, ऐसे समझ लीजिए कुछ निगल लेती हैं और वो प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। इसी घटना के कारण ये थोड़ा सा चमकदार भी दिखाई देता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? सुबह का तारा, शाम का तारा। तो सुबह का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक। अब ये इतना चमकदार दिखाई देता है कि हम अपनी नंगी आंखों से 3 चीजें बहुत क्लियर देख सकते हैं। तारा देख सकते हैं, हमारा सूर्य भी एक तारा है, दूसरा चंद्रमा और तीसरा शुक्र। तो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में सबसे चमकदार कौन सी चीज हो गई? तारा। फिर अपना चंद्रमा, इससे सबसे ज्यादा चमकता है तारा। फिर उसके बाद चंद्रमा हमें चमकदार दिखाई देता है शुक्र। यानी शुक्र को भी हम अपनी नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? जैसे जुड़वा का मतलब क्या होता है? नाक नक्श एक जैसे हो तो जुड़वा। पृथ्वी की और शुक्र की दोनों की आंतरिक संरचना एक जैसी है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब शुक्र में एक चीज और है, इसका परिभ्रमण यानी अपना चक्कर और परिक्रमण, सूर्य का चक्कर जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का परिभ्रमण कितना है? 24 घंटा। परिक्रमण कितना है? 365 दिन। यानी दोनों अलग अलग है। लेकिन शुक्र इतना धीरे धीरे अपना चक्कर लगाता है कि सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय ये लेता है, कितना लेता है? 224 दिन। उतना ही समय शुक्र अपना चक्कर लगाने में भी लेता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। यूनान में, ग्रीस में प्रकाश की देवी को वीनस कहा जाता है और उसी के नाम पे शुक्र का नाम क्या रखा गया है? वीनस। ठीक, ये तो ही शुक्र हुआ। अब इसके बाद हम मंगल देखेंगे। आइए देखिए मंगल की विशेषता देखते हैं। तो इसे रेड प्लेनेट, लाल ग्रह भी कहा जाता है। कारण यहां पे ज्वालामुखी घटनाएं अभी बहुत जल्दी हुई थी, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो उनके मलबे के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। लाल लाल चट्टानें यहां पे ज्यादा हैं। अब यहां मंगल और पृथ्वी की विशेषता कभी कभी आपस में पूछ लेता है। तो कभी कभी पूछता है कि वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की तरह झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री झुकी है। मंगल अपने अक्ष पे लगभग कितनी डिग्री झुका हुआ है? 25.5 डिग्री। तो झुकाव इतना करीब है कि इसी के कारण दोनों पे मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो पृथ्वी के समान वो कौन सा ग्रह है जिसपे समान रूप से मौसमी परिवर्तन होते हैं? मंगल। अब मंगल का व्यास देखते हैं, 6,794 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर। तो कभी कभी पूछता है कि वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है? तो आपको बताना है मंगल। मंगल अपना एक चक्कर काटने में कितना समय लेता है? राउंड फिगर में अगर आप देखें 24 घंटा, यानी डिटेल में जाएंगे तो 24 घंटा 37 मिनट। पृथ्वी अपना एक चक्कर काटने में कितना समय लेती है? 23 घंटा 56 मिनट। राउंड फिगर में ये दोनों लगभग आप 24 घंटा मान लीजिए। तो इसका मतलब होता है मंगल पर भी एक दिन 24 घंटे का होता है और पृथ्वी पर भी एक दिन 24 घंटे का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल पर भी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात, और पृथ्वी पर भी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये पृथ्वी और मंगल की कुछ विशेषताएं थी। पृथ्वी एक अलग टॉपिक है आपका। ठीक, अब आते हैं बृहस्पति पे। आइए अब बृहस्पति के बारे में जानते हैं। इसे जुपिटर भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे जेवियन भी कहा जाता है। तो बृहस्पति को गुरु का दर्जा भी दिया जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जान लें, सभी ग्रहों में ये सबसे बड़ा है। ये कितना बड़ा है? अगर पृथ्वी को पैमाना मान लें
तो पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? 1300 गुना बड़ा है। एक बृहस्पति के अंदर 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। और इसका भार अगर ग्रहों की संख्या देखें तो कुल 8 है। अगर बृहस्पति को निकाल दे तो बचे 7। सातों ग्रहों का भार जितना है उसके दुगना भार किसका है? बृहस्पति का। यानी सातों ग्रहों का जितना भार होगा उसका दुगना भार किसका है? बृहस्पति का। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी ग्रहों में सबसे तेज परिभ्रमण किसका है? यानी वो कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज अपना चक्कर लगाता है? तो आप बताना है बृहस्पति। और ये गति क्या है? 9 घंटा 50 मिनट। अब आप ये सोचिए कि पृथ्वी को अपना चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है, जो कि बृहस्पति से 1300 गुना छोटी। बृहस्पति से 1300 गुना बड़ा है। बृहस्पति 1300 गुना बड़ा है पृथ्वी की अपेक्षा, और ये चक्कर लगाता है अपना 9 घंटा 50 मिनट में। शायद इसी के कारण, चक्कर लगाने के कारण विषुवत रेखा के पास ये थोड़ा चपटा हो गया है। ठीक है। अब बात आती है ग्रेविटी की। पृथ्वी से कितनी ग्रेविटी इसकी जाता है, इसका गुरुत्वाकर्षण? तो 2.55 गुना ज्यादा है। अब मान लीजिए पृथ्वी पर किसी पदार्थ का वजन कितना है? 50 kg। तो इसी पदार्थ को जब आप बृहस्पति पर लेके जाएंगे तो उसकी ग्रेविटी मतलब उसका वजन कितना हो जाएगा? लगभग 130 kg के बराबर हो जाएगा, भारी हो जाएगा। किसी पिंड का आकार और उसके परिभ्रमण की गति, दो चीजें जान लीजिए। किसी पिंड का आकार कितना बड़ा है और वो कितनी तेजी से अपना चक्कर लगाता है, इस पर निर्भर करता है उसका गुरुत्वाकर्षण। जैसे चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये बृहस्पति है। ठीक है। अब इसी पदार्थ को अगर हम किसके ऊपर लेके जाएं? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर इस पदार्थ का जो 50 kg के बराबर है, यहां पे वजन कितना हो जाएगा? 1/6, लगभग 8 kg के बराबर हो जाएगा। वही चीज जो चंद्रमा पर 8 kg के बराबर है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण कारण। वही चीज पृथ्वी पर कितने किलो के बराबर होगी? 50 किलो के बराबर। और वही चीज बृहस्पति पर कितने किलो के बराबर होगी? 130 किलो के बराबर होगी। अब आते देखते हैं कि दैत्याकार लाल आंख, बृहस्पति को दैत्याकार लाल आंख भी कहा जाता है। ये क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट। तो ये मान लीजिए बृहस्पति है, ठीक है, और यहीं पे कुछ तूफान चल रहा है, आंधी, बवंडर टाइप चल रहा है। तो इन्हीं बवंडरों को क्या नाम दिया गया है? दैत्याकार लाल आंख। इनका आकार 3-3-4-4 पृथ्वियों के बराबर है। पहली बार गैलीलियो ने अपने दूरबीन से इन चीजों को देखा था तो डर गए थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? दैत्याकार लाल आंख, ग्रेट रेड स्पॉट। अब आइए शनि पर चलते हैं। बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है। अब एग्जाम के ओरिएंटेशन से अगर देखें तो शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है, और ये गैलेक्सी की तरह भी दिखता है। जिस तरह गैलेक्सी चमकदार दिखती थी, उसके इर्द गिर्द रिंग वगैरह दिखाई देते थे, वो देखिए शनि है, और अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द ऐसे वलय पाए जाते हैं। वलय कई ग्रहों में है, लेकिन दिखता हमें शनि पे है, क्योंकि ये बड़ा, इसकी जो मोटाई है वलय की, ये बहुत ज्यादा है। अभी इस पे चर्चा करते हैं। तूफानी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पे भी बवंडर चलता है, बृहस्पति पे भी चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा गति से किस ग्रह पर आंधी चलती है? तो आपको बताना है शनि पर। और उसकी स्पीड कितनी है आंधी की? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तूफानी ग्रह। गैसों के कारण पृथ्वी से देखने पर शनि का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला। चूंकि इस पे गैस वैस बहुत भारी मात्रा में है, जितना बड़ा ये दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि गैस भरपूर है, इसीलिए इसका घनत्व तो बहुत कम है। यानी अगर पृथ्वी को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को एक बाल्टी में डाला जाए तो बृहस्पति वगैरह तो डूब जाएगी, पृथ्वी भी डूब जाएगी, लेकिन शनि नहीं डूबेगा।
बल्कि उस पर तैरता रहेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तैरता हुआ ग्रह। ऐसा क्यों है, घनत्व के कारण। वृहत वलय किस पे पाए जाते हैं, शनि पे। ये देखिए रिंग, इन वलयों की चौड़ाई लगभग उतनी है जितनी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, इन वलयों की चौड़ाई इसलिए। अब शनि के बाद आइए अरुण, वरुण। आइए देखते हैं अरुण के बारे में। अरुण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है, नीला हरा ग्रह। नीला हरा ग्रह, नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। नीला हरा ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं। ठीक, और ये अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुका हुआ है, 82 डिग्री। इसी कारण ये ड्रम के समान ढनकता हुआ दिखाई देता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सभी ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है, अब पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, वो कैसे चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम। तो हमारी पृथ्वी वगैरह कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। लेकिन ये एक अपवाद है, ये किस दिशा से चक्कर लगाती है, पूर्व से पश्चिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से वो कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम सूर्य का चक्कर लगाती है, अरुण। सूर्य का चक्कर लगाने में इसे कितना समय लग जाता है, 84 वर्ष। इसी कारण एक दिन में 42 वर्षों का एक दिन होता है, और यहां पे 42 वर्षों की एक रात। उसका कारण यह है कि कुछ ये इस तरह चक्कर लगाता है। तो इतना हिस्सा सूर्य के सामने है तो दिन है, इतना हिस्सा सूर्य के पीछे है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगी, रात। ठीक, आइए अब वरुण के बारे में देख लें। आइए देखिए वरुण के बारे में देख लें। वरुण सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा क्या है, झुका, 129.6 डिग्री झुका है। यहां भी आंधियां चलती हैं, और इन आंधियों से जो डरावना रूप धारण होता है उसे क्या कहा जाता है, वृहत काला धब्बा, ग्रेट डार्क स्पॉट। ठीक है, अब देखिए ये दो उपग्रह दिए, चंद्रमा दिए हैं। यूटोपा किसका चंद्रमा है, बृहस्पति का, और टाइटन किसका चंद्रमा है, शनि का। ये दोनों सबसे बड़े चंद्रमा हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा यूटोपा, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब आइए दूसरी चीज पे देखते हैं, आकार, घनत्व वगैरह पे। आइए देखिए, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक घनत्व पूछा जाता है, एक आकार पूछा जाता है, एक प्राकृतिक उपग्रह पूछा जाता है, चंद्रमा। तो घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है, पृथ्वी। सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, फिर बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का। ठीक, अब आकार के हिसाब से देखते हैं कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण, 5वें नंबर पर पृथ्वी। तो पृथ्वी का क्रम आकार में कौन सा है, 5वां। पृथ्वी 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे शुक्र है, 7वें नंबर पर मंगल है, 8वें नंबर पर बुध। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। तो जो लोग हम लोग धरती से भेजते हैं वो कृत्रिम उपग्रह है, और जो पहले से ही निर्मित है वो प्राकृतिक कहलाते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रहों को ही क्या कहा जाता है, चंद्रमा। बाकी तो हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं कृत्रिम उपग्रहों को। तो बुध और शुक्र अगर आप देखें तो यहां पे कोई उपग्रह नहीं, कोई चंद्रमा नहीं। पृथ्वी के कितने चंद्रमा हैं, 1। मंगल के कितने हैं, 2। बृहस्पति के कितने चंद्रमा है, 79। 2019 में अनुसंधान हुआ है। पहले मैं 67 पढ़ाता था, जब हम लोग तैयारी करते थे तब बृहस्पति के सबसे ज्यादा चंद्रमा होते थे और वो 62 थे। फिर बढ़ा, अब कितना है, 79। हो सकता है अगले साल और बढ़ जाए। शनि के 82। तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक चंद्रमा किसके हैं, शनि के। अरुण के कितने हैं, 27, और वरुण के कितने हैं, 14। तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब
दो चीजें हमको बतानी है आपको, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। आइए तीन चीजें जान लें। एक होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गोल्डीहॉक्स जोन, क्षुद्र ग्रहिकाएं, ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो कभी कभी पूछा जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो बहुत सी थ्योरी रही है इसमें, लेकिन अभी सबसे मान्य जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोटीय सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि जो आप देखते हैं चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, दुनिया भर की निहारिकाएं जो भी हैं, ये सब पहले एक में थी। जैसे मान लीजिए बम होता है, रस्सी बम, सुतरी बम आप देखते होंगे, जब ये फटता है तो छोटे छोटे टुकड़े इसके अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरीके हमारा ब्रह्मांड पहले एक ही पिंड था, ये संकुचन के कारण फटा, और फटने के कारण जो इधर उधर टुकड़े गए, इन्हीं में से कोई तारा बना, कोई ग्रह बना, कोई उपग्रह बना, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब देखते हैं कि गोल्डीहॉक्स जोन किसे कहते हैं। गोल्डीहॉक्स जोन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे जीवन हो। तो एक ऐसी जगह जहां पे क्या हो, जीवन, और जीवन के लिए क्या चाहिए, पानी, यानी तरल पदार्थ। तो ऐसे भी कह सकते हैं जहां जीवन हो गोल्डीहॉक्स जोन कहते हैं, जहां पानी हो उसे गोल्डीहॉक्स जोन कह सकते हैं। या आप दूसरे अगर दृष्टिकोण से देखें, अभी हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड में गोल्डीहॉक्स जोन की तलाश कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और सरल करके देखते हैं, गोल्डीहॉक्स जोन है क्या। तो गोल्डीहॉक्स जोन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे जीवन हो। अब बुध पे जीवन नहीं है, शुक्र पे नहीं है, बृहस्पति पे नहीं है, शनि पे नहीं, अभी तक हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन बृहस्पति का एक चंद्रमा है जिसका नाम है यूटोपा, ऐसा माना जाता है कि वहां पे जीवन हो सकता है। तो असल में आप ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी जैसी जगह जहां पे हो उसे गोल्डीहॉक्स जोन कह सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि तारे, हमारा तारा क्या है, सूर्य, तारे और पृथ्वी, यानी हमारा जो सूर्य है उससे और पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी जगह हो, कहीं भी अगर तारा है और जितनी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, उस तारे से अगर किसी ग्रह, उपग्रह की उतनी दूरी है, तो ऐसा माना जाता है ना वहां बहुत ठंडी होगी ना बहुत गर्मी होगी, हो सकता है वहां पे जीवन हो। तो गोल्डीहॉक्स जोन को कई दृष्टिकोण से, पृथ्वी जैसी जगह जहां तरल पानी हो, किसी तारे और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, और पृथ्वी जिस दूरी पर है सूर्य से, इतनी दूरी पर किसी तारे से अगर कोई जगह है तो उसे गोल्डीहॉक्स जोन कहते हैं। क्षुद्र ग्रहिकाएं, बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड क्या है, ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है, इसके बीच में चट्टानों के मलबे हैं, टुकड़े हैं, तो इन टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रहिकाएं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रहिकाएं किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, आइए एक बार आपको पिक्चर दिखा देते हैं। ठीक, आइए एक बार तीनों पिक्चर फिर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये गैलेक्सी है, ये सर्पिलाकार आकार की है, ये हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, अब आइए दूसरे पिक्चर पे, ये हमारा सौर मंडल है, ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर आप यहाँ पे देखें सरसरी निगाह में तो सबसे बड़ा आपको बृहस्पति दिखाई देगा, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी दिखाई देगी। आइए अब द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड देख लेते हैं। ये देखिए, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। देखिए, पृथ्वी से बृहस्पति पर जाना, अरुण वरुण पे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना कोई बहुत टेक्नोलॉजी है, वो तो वैज्ञानिक संभव कर लेंगे। लेकिन मंगल को डाक कर किसी और ग्रह पे जाने में सबसे बड़ी चुनौती ये बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रहिकाएं। कहीं किसी क्षुद्र ग्रहिका से, देखिए किसका, किसी क्षुद्र ग्रहिका का आकार चंद्रमा से भी बड़ा है, कुछ तो सेंटीमीटर में है आप देखेंगे, और कुछ हमारे चंद्रमा के आकार के। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ये केवल एनटीपीसी वगैरह के लिए है, सिपाही भर्ती के लिए है। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।